हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएसई राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपनों ने अशोक के कलिंग पर आक्रमण के कारण और परिणाम का वर्णन कर लिया था। तो आज करेंगे अशोक का धम्म। अशोक के धम्म की परिभाषा क्या दी हुई है, इसकी डेफिनेशन है विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा लोगों के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की सहायता प्रस्तुत की है उसे क्या गया है, अभिलेखों में अशोक ने धम्म कहा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें ये प्रश्न बन रहा है आपका, अशोक के धम्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या इसका वर्णन है, देखो सहिष्णुता पहला नंबर एक पर है। जन सामान्य के मध्य आत्मा सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। ठीक है, इसे अशोक ने कौन से अभिलेख थे, इसमें शिलालेख थे, 7वां 11वां व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया है। कौन कौन से हैं, 7वां 11वां और 12वें शिलालेख में व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया है। नंबर 2 पर क्या है, अहिंसा। अहिंसा में क्या दिया हुआ है, अहिंसा में सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था। ठीक है, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा के द्वारा विजय प्राप्त का त्याग और जीव हत्या का विरोध था। ठीक है, जो प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभलेख में मिलते हैं। इसमें कौन कौन से थे, 7वें 11वें व 12वें शिलालेख में व दूसरे लघु शिलालेख में। ठीक है, अब इसमें दिया है प्रथम व 11वें शिलालेख में व 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आडंबरहीनता। थर्ड अपना कौन सा है, आडंबरहीनता। धर्मनिष्ठानों के तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा है। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, लोक कल्याण। लोक कल्याण में क्या था, देखो नंबर 4 पे क्या था, लोक कल्याण। इसमें था वृक्षारोपण, कुएं एवं सराओं आदि का क्या किया था, निर्माण कार्य। ठीक है, अशोक ने सार्वजनिक हितों के कार्य के लिए किए तथा परिवहन, सिंचाई, कुओं, सराओं आदि का क्या किया था, निर्माण कराया है। ठीक है, अब अशोक के शिलालेखों की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, ये कौन से शिलालेख से दी हुई है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें देखो प्रथम शिलालेख में क्या है, कितने शिलालेख दिया है आपको, 13। ठीक है, 14 शिलालेख है पूरे इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, प्रथम शिलालेख में क्या है, पशु बलियों की प्रदर्शना। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में क्या है, मानव व पशु चिकित्सा। ठीक है, तृतीय शिलालेख में क्या है, धर्म के सिद्धांत होंगे इसमें। चतुर्थ शिलालेख में क्या है, युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाना। ठीक है, 5वें शिलालेख में क्या है, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति। छठे शिलालेख में क्या है, आत्मा नियंत्रण व प्रतिवेदकों की सूचना दी हुई है। ठीक है, 7वें शिलालेख में क्या है, अशोक की तीर्थ यात्राएं होगी। ठीक है, किसकी हैं, अशोक की तीर्थ यात्राएं। 8वें शिलालेख में क्या है, धम्म यात्राएं होगी। 9वें शिलालेख में क्या है, धम्म मंगल हो गया। ठीक है, और 10वें शिलालेख में क्या है, धम्म 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता, प्रजाहित एवं कल्याण प्रतिवेदन। ठीक है, 11वें शिलालेख में क्या है, धम्म दान की श्रेष्ठता। ठीक है, 12वां शिलालेख क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध व सीमावर्तियों का व प्रयत्न, राज्य हृदय परिवर्तन एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करना। ठीक है, और 14वें शिलालेख में क्या है, लास्ट में जनता द्वारा धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन हेतु। क्या है, जनता द्वारा धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन हेतु। ठीक है, कितने शिलालेख दिए हुए हैं आपको, पूरे 14 शिलालेख दिए हुए हैं। अब देखो जन कल्याणकारी कार्यों में क्या था, जन कल्याणकारी कार्य में अवधारणा, इसमें क्या है, आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित कार्य 7वें शिलालेख स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित है। क्या है, 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित है, जिसमें वृक्षारोपण, सराएं, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की क्या की है, व्यवस्था थी। ठीक है, 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे ब्राह्मणों की क्या की है, निंदा की है। ठीक है, प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा। ठीक है, क्या है, धर्म यात्रा, मंगल, धर्म मंगल हो गया, धर्मदान हो गया, शुरू पर सेवा आदि की क्या की थी, व्यवस्था की है। ठीक है, और तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड आदि
घमंड ईर्ष्या आदि के क्या निषेध का कहता है। ठीक है, क्या इसमें प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि का निषेध का कहता है। अशोक ने धम्म को दूसरे स्तंभ लेख में परिभाषित किए हैं। कौन से स्तंभ लेख में किया है? दूसरे स्तंभ लेख में इसमें क्या किया है? परिभाषित किया है। अशोक धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है कि क्या है इसमें, देखो इसकी परिभाषा क्या है। देखो अशोक धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है कि अपासनवे बहु कयाते दया दाने सच्चे सोचय मागवे सागवे जय, जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे और कल्याणकारी कार्य करे। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति क्या है? पापों से तो दूर रहे और अपने प्रजाति के लिए कल्याणकारी कार्य करे। ठीक है, महावंश व दीपवंश वंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिस, ठीक है, की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति क्या किया सभा बुलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बना है धम्म के प्रतिपादन हेतु अशोक ने क्या व्यवहारिक कार्य या उपाय किए, समझाइए। तो अब धम्म की नीति की क्रियावंती। ठीक है, अशोक ने पितृवत शासन का परिचय देते हुए लोक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया था। क्या क्या इसने लोक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया था। धम्म की नीति का प्रतिपादन भी इसी का प्रमुख भाग था। ठीक है, अशोक ने युद्ध नीति पर परित्याग किया, नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के कार्य करने के हेतु प्रबंध किया था। सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए गए। ठीक है, हिंसा पर प्रतिबंध तथा पशु बलि का निषेध किया था। समान नागरिक संहिता तथा दंड संहिता के सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आसान सा धम्म की नीति के क्रियावंती के कारण क्या क्या मेन इसमें बताया आपको। अब धम्म की नीति का मूल्यांकन कीजिए। धम्म की नीति का क्या है? मूल्यांकन। इसमें क्या दिया हुआ है? धम्म की नीति के, देखो धम्म की नीति के मूल्यांकन में क्या है की नीति के मूल्यांकन में धम्म नीति के मूलभूत सिद्धांत शुरू से ही भारतीय संस्कृति के भाग रहे हैं। किसके भाग रहे हैं? भारतीय संस्कृति के भाग रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अशोक के बाद के शासकों ने भी इसे स्वीकार किया था। क्या है? अशोक के बाद जो भी शासक आए थे उन्होंने भी इसको क्या कि स्वीकार किया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सके थे, जिसके अनेक कारण थे। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता तथा सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका था। धम्म की नीति का क्रियान्वयन केवल शांति काल में ही संभव है। ठीक है, इसके अतिरिक्त धम्म महामंत्र जन कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे। सामाजिक तनाव व संघर्ष भी बाधक बनकर उभरे थे। ठीक है, हालांकि धम्म इसमें क्या है? हालांकि धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, लेकिन अशोक इस नीति के प्रतिपादन के लिए सराहना का पात्र है। ठीक है, कौन इसके लिए? अशोक इस नीति के प्रतिपादन के लिए सराहना का पात्र है। अब नेक्स्ट अपना है मौर्य प्रशासन पर टिप्पणी। देखो मौर्यकालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए या फिर है मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे दोनों में से प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन पर, तो आपको ये डिटेल देनी है। मौर्य प्रशासन में क्या है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी के स्रोत क्या है? इंडिका, अर्थशास्त्र ग्रंथ हो गया एवं तात्कालिक अभिलेख हो गए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था। क्या उनकी योग्यता एवं उनके चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में के प्रशासन का ढांचा निम्नलिखित था। क्या था इसका ढांचा? निम्नलिखित था। देखो केंद्रीय प्रशासन, इसमें क्या था? पहले राजा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु कौन था? राजा था। राजा महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता था। ठीक है, वो क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय को स्वयं लेता था तथा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का उसमें निहित थी। मंत्री परिषद क्या है? सेकंड, पहला राजा, फिर दूसरा मंत्री परिषद। राज्यों को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद
थी। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा स्वयं करता था। किसके आधार पर? वंश व योग्यता के आधार पर राजा क्या करता था? स्वयं करता था। एक आंतरिक परिषद होती थी। ठीक है, एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिन कहा जाता था, जिसमें उप सदस्य होते थे। ठीक है, अब पहले राजा था, फिर मंत्रिपरिषद, अब क्या है? अधिकारी। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे। क्या विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ की संख्या कितनी होती थी? 18 थी। इसकी संख्या कितनी बताइए? 18 बताइए। ये तीर्थ के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी होते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने? 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। अध्यक्षों के कार्य क्या क्या थे? यह राज्य के आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। वह कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट माप, कताई, बुनाई, वनों आदि का क्या? नियमन एवं नियंत्रण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नगर प्रबंध। इसमें मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी। क्या होती थी? नगर शासन के लिए एक सभा होती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार जिसका प्रमुख नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। क्या? नगर प्रमुख नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। मैगनीज की ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। कितनी है? 5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति में 5 सदस्य और नगर परिषद में 30 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, एक समिति में कितने? 5 सदस्य व नगर परिषद में 30 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 समितियों और उनके कार्य जो निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे इनके कार्य? देखो, 6 समिति व उनके कार्य कौन कौन से थे जो निम्नलिखित थे? समिति और उनके कार्य। प्रथम समिति में क्या था? उद्योगों, शिल्पों का निरीक्षण हो गया। ठीक है, द्वितीय समिति में क्या हो गया? इसमें विदेशियों की देख रेख होगी। तृतीय समिति में क्या है? जन्म मरण का लेखा जोखा, जनगणना होगी। ठीक है, चतुर्थ समिति में क्या है? व्यापार और वाणिज्य हो गया इसमें। पंचम समिति में क्या है? निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण हो गया। ठीक है, छठी समिति में क्या है? बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सेना। सेना में क्या था? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या है? सेनापति होता था। ठीक है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता? सेनापति होता था। मौर्य साम्राज्य की सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था। ठीक है, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने? 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 6 विभागों की देखरेख करती थी। कितने विभागों की? 6 विभागों की देखरेख करती थी। सेना की 6 शाखाएं थी: पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात, नौसेना। ठीक है, क्या क्या है? पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना, ये इनकी क्या है? 6 सेना थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया है। किसे बताया है? चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया है। युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था? नायक करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में क्या था? गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। किसे? संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। किसे? मंत्रियों पर, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था। ठीक है, उन्हें क्या है? गुप्तचर कहा जाता था। ठीक है, जो गुप्तचर स्थायी रूप से एक जगह टिककर गुप्तचरी करते थे। क्या करते हैं? एक जगह रुककर स्थायी रूप से क्या करते? गुप्तचरी करते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। ठीक है, जो गुप्तचर बराबर स्थान बदलते रहते थे, उन्हें क्या है? सचारियाँ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्याय। न्याय में क्या था? मौर्य साम्राज्य के में शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। क्या है? मौर्य साम्राज्य में शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। न्यायालय में मुख्य 2 प्रकार के थे: धर्मस्थायी तथा नंबर 2 कंटक शोधन। ठीक है,
दो प्रकार के न्याय होते थे, धर्मस्थायी और कंटक शोधन। अब देखो राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन था? समहर्ता था। राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी क्या था? सनिदाता होता था। ठीक है। राशि प्राप्ति के स्रोत कौन से? दुर्ग, राष्ट्र, ब्रिज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि थी। ठीक है। नेक्स्ट है जनोपयोगी कार्य। प्रशासनिक अधिकारी मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं, संचाई, सड़कें, सराय, चिकित्सा आदि की क्या करते थे? व्यवस्था करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन को बताइए। ठीक है। प्रांतीय प्रशासन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया है। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में विभाजित किया है, जिसका प्रशासक राजकुमार होता था। ठीक है। राजकुमार मंत्री परिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। किसके माध्यम से? मंत्री परिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। अब देखो प्रांतों के नाम तथा उनकी राजधानी कौन कौन सी है। देखो इसमें है पहले प्रांत और उसकी राजधानी। ठीक है। उत्तरापथ की क्या राजधानी? तक्षशिला होगी। ठीक है। ऐसी याद करना आपको। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी होगी। प्राची की होगी पाटलिपुत्र। ठीक है। कलिंग की होगी तोशाली। ठीक है। दक्षिणापथ की होगी सुवर्णगिरी होगी। धर्म एवं अन्य कार्य देखने के लिए धर्म महामंत्र तथा अमात्य अधिकारी थे। कौन थे? धर्म महामंत्र तथा अमात्य अधिकारी थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था। किसमें? आहार या विषयों में बांटा गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? जो विषयपति के अधीन होते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो जनपद व ग्रामीण। जनपद का प्रमुख अधिकारी राजुक कहलाता था। ठीक है। राजुक कहलाता था। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ठीक है। जनपद व गांव के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता था? गोप करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी ये अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी, ये अपने कल स्टार्ट करें। अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी ये अपने कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत ही आसान ये नोट्स बनवाए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट्स को वीडियो देखना और इसको नोटबुक में नोट करना। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।